हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग इज यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो लेबोरेटरी में किस चीज़ के डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं. चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है. तो आइए इस क्वेश्चन के पहले की कॉन्सेप्ट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता क्या है. ठीक है ना. तो की पॉइंट में हम लोग पहले ये पढ़ेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या होता है और वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो फॉर्मूला होता है वो ये बताता है कि किस रेट से अगर हीट जो है वो ठंडा हो रहा है या जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है. ठीक है ना. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, व्हेन अ बॉडी विथ मास m and specific heat S cools, the rate of loss of heat is given by. तो ये होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का न्यूटन्स कूलिंग लॉ में वो ये होता है कि डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस एम एस डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी. ठीक है. यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी टी का मतलब है कि किस रेट से हीट का लॉस हो रहा है, और ये जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है. माइनस का मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर का लॉस होता है, एम यहाँ पे मास होता है और एस जो होता है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है. ठीक है. तो आप लोग देख सकते हो इस क्वेश्चन में कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो एम है वो मास है, और डी टी अपॉन जो डी कैपिटल टी अपॉन जो डी स्मॉल टी है ये टेम्परेचर का लॉस है कि कितना टेम्परेचर लॉस हो रहा है, मतलब कि कितना फाइनल टेम्परेचर आ रहा है और कितना इनिशियल टेम्परेचर हो जा रहा है. ठीक है ना. और उसको होने में कितना समय लग रहा है. तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो एस है वो हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है, और यही स्पेसिफिक हीट हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं. किसी भी लिक्विड को किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो वहाँ से कितना हीट रिलीज होता है, या अगर हम उसको कितना हीट देते हैं कितने समय के लिए, तो कितना टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है, और उसके हिसाब से हम लोग इसका मास मेजर कर सकते हैं. और मास मेजर करने के बाद हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, कितना देर तक हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं वो दे सकते हैं हम लोग. और वो प्रोवाइड किया गया जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने के बाद आसानी से हम लोग एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लेबोरेटरी में किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक हीट आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है. ठीक है. क्योंकि हम किसी भी बर्नर के द्वारा कितना हीट दे रहे हैं, कितने देर के लिए दे रहे हैं, इससे हम लोग डी क्यू अपॉन डी टी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. और उसका इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर में कितना बदलाव आ रहा है इससे डी टी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी कैलकुलेट कर सकते हैं. कितना इनिशियल मास लेके चल रहे हैं ये तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, तो सबकी वैल्यू रखेंगे तो एस की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी कि लेबोरेटरी में न्यूटन्स कूलिंग लॉ से हम लोग इजीली स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो इस हिसाब से जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ लिक्विड. ठीक है ना. क्योंकि इस फार्मूले में स्पेसिफिक हीट ही आ रहा है और लेबोरेटरी में इजीली हम लोग लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं. बाकी जो है फोर्थ ऑप्शन में लेटेंट हीट है. तो लेटेंट हीट का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि इस फार्मूले में लेटेंट हीट का कहीं कोई मतलब नहीं है. सेकेंड ऑप्शन में लेटेंट हीट ऑफ गैस दिया हुआ है, फिर से लेटेंट हीट का कोई मतलब नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन में स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस दिया हुआ है. तो गैस को हम लोग ईजिली गर्म करेंगे तो बहुत तेज़ी से वो एक्सपेंड हो जाएगा. ठीक है ना. और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसको गर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो लेबोरेटरी में जनरली हम लोग लिक्विड का ईजिली आसानी से हम लोग कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट का. तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा. तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.